तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की, और उसमें कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इन पे हम लोग नोट्स लिख रहे थे। नहीं, नोट का पॉइंट लिख रहे थे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। 4 पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं। अब 5वें पॉइंट से आज का डिस्कशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट आज पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक और पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो ये है कि अगर किसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो ये कोई हाइट है, मान लेते हैं h हाइट है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो किए u स्पीड से, तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसा कुछ होगा, और जब ये ऐसे यहाँ आके पहुँचेगा तो इस पे क्वेश्चंस होते हैं कि कितनी देर में ग्राउंड तक पहुँचा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, यहाँ से कितने दूर जाके गिरा, ये सब बताइए, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। तो अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक सीखे थे ना, 2u sin θ/g, वो यहाँ नहीं लगा सकते। वो तो क्या था कि ग्राउंड से ही थ्रो करें, ग्राउंड पे ही जाके गिरे, तो वो फ्लाइट का टाइम था ना। यहाँ पे तो यहाँ ऊपर से थ्रो करें, नीचे आके गिर रहा है, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। नई बात सोचनी पड़ेगी, और कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। जैसे उसका फॉर्मूला लिखे थे, डिराइव किए थे, वैसे ये भी कर सकते हैं। वाई वाला मोशन अलग स्टडी कर लेंगे, एक्स वाला अलग। वाई वाले मोशन से ही टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वगैरह निकाले जाते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, और एक्स वाले से रेंज पता किया जाता है कितना दूर गया, है ना। चलिए, तो टाइम पता करना है। हम लोग अभी तक जितना बातें सीख चुके हैं ना, वो सब अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग पीछे की सारी बातों को यूज़ करते हुए चला जाए तो और आसान हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली थ्रो किए थे, वाई वाली अगर मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक चीज़ देखा जाए यहाँ पे इनिशियली, मतलब यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितना। थ्रो किए थे हम लोग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी दिए नहीं, जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल डायरेक्शन वाली इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब इनिशियल वाई वाली वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, और वाई वाला एक्सीलरेशन कितना है, g डाउनवर्ड्स, है कि नहीं। तो हम जैसे पिछले क्लास में बात कर रहे थे ना, वाई वाला मोशन जब डिस्कस करेंगे तो एकदम नहीं सोचेंगे कि x में जा भी रहा है, x वाला मोशन एकदम भूल जाएंगे। सिर्फ वाई वाई में अगर जा रहा होता इनिशियल वेलोसिटी 0 से और एक्सीलरेशन g से, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता, वही आंसर होने वाला है। वाई वाला मोशन बिल्कुल अलग है एक्स वाले से। वाई वाला मोशन सोच रहे हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वाई का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो नहीं सोचेंगे। चलिए, अच्छा, तो हम लोग जब पहले नहीं सीखते थे, जब मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो नहीं बात करते थे कि अगर रेस्ट से छोड़ दें, h हाइट नीचे जाने में टाइम √2h/g होता है। तो सेम वही बात यहाँ पे y वाली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से चलना शुरू किया, और g एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, h हाइट नीचे जाने में टाइम √2h/g होगा। तो आंसर लिख लेंगे सीधा, टाइम लगेगा इतना √2h/g, है ना, ये आंसर हो गया। फिर कोई पूछे कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब x में कितना आगे बढ़ गया, वो कैसे बताएंगे। तो देखो, हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं करती है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन तो y डायरेक्शन में, x में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो x वाली वेलोसिटी u थी, तो यहाँ पर भी u, यहाँ पर हर जगह x में वेलोसिटी u ही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक x में कांस्टेंट वेलोसिटी चला है, तो इतनी देर में कितना आगे निकल जाएगा, u इंटू टाइम, आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो है नहीं x में, अगर एक्सेलरेशन होता तब ut + ½ लिखते, एक्सेलरेशन 0 है x में, तो सीधा सीधा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, ये वाला लेंथ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x में कितना आगे बढ़ा, दैट इज u इंटू टाइम इज √2h/g, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से जल्दी जल्दी आंसर्स हम लोग ये सारे लिख सकते हैं। जैसे कि अब एक और चीज़ बताएं, यहाँ पहुँचेगा तो देखो ये ऐसे आ रहा था, यहाँ पहुँचने पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, है ना, ग्राउंड पे हिट करते वक्त इधर की तरफ वेलोसिटी थी। तो कोई कहे इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, ये एंगल थीटा बताना है आपको, ये पूछा अगर, या इसी को ऐसे भी पूछते हैं कभी कभी, इधर से बताइए ये थीटा, तो सेम है ना ये दोनों, वर्टिकली अपोजिट।
तो ये एंगल अगर पता करना हो तो कैसे बताएंगे? तो देखो क्या करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका स्पीड जितना पहले था हमेशा उतना ही रहेगा, तो ये तो यू ही रहेगा जितना था पहले। वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना उसका स्पीड बढ़ते जा रहा होगा, तो वहाँ 0 है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, और यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, है कि नहीं? तो अब फिर से वर्टिकल वाला एक बार सोचें, अगर रेस्ट से छोड़ दिए h हाइट नीचे जाने पर वर्टिकल वाली स्पीड √2gh होनी चाहिए ना। 1 डायमेंशन के मोशन में सीखे थे कि यहाँ से छोड़ा तो यहाँ आने पर √2gh स्पीड होनी चाहिए y वाली, तो ये y वाली जो स्पीड यहाँ बनाए हैं दैट इज √2gh, ये हो गया। और ये जो इस समय का इसका नेट वेलोसिटी है ये इन्हीं दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट ही तो है, तो इसको ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ऐसा बना सकते हैं ना, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, है कि नहीं? तो कोई कहे कि ये एंगल बताइए, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें tan ऑफ थीटा विल बी दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, नहीं? तो ये कितना है इसके बराबर, है ना, मतलब कितना √2gh, ये तो √2gh हो गया और ये u है, तो tan थीटा इज √2gh अपॉन u। तो एंगल भी बता सकते हैं कितने एंगल पे जाके हिट करेगा ग्राउंड को, √2gh अपॉन u, है ना। तो ये हमारा 5th पॉइंट है कि ये सब चीज़ें यूज़ करके तुरंत आंसर लिख सकते हैं, कोई इक्वेशन वगैरह नहीं लिखना है, सीधा आंसर लिखना है। 5th पॉइंट में आप ये डायग्राम बना लीजिएगा और ये चीज़ें जो हमने बोर्ड पे लिखी हैं इसके बारे में वो सब लिख लीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं इस पे क्वेश्चन बोलने, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये जो 5th पॉइंट है इस पर हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं। लिखिए द क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर्स, है ना, 80 मीटर्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 80 मीटर के हाइट से 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिए, फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन के पार्ट्स लिख रहे हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल रीच ग्राउंड, कितनी देर के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो ये तो बड़ा आराम से आप लिख सकते हैं, 80 मीटर की हाइट से और 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए थे यहाँ आया, कितनी देर के बाद ग्राउंड पहुंचेगा, तो आंसर होता है √2h/g, है ना। तो हाइट इज 80, तो √2 × 80/g दैट इज 4 सेकेंड, है ना। 4 सेकेंड्स के टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। इसका इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट लिखिए, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग वेयर द पार्टिकल लैंड्स, जहाँ जाके गिरता है, जहाँ जाके लैंड करता है उस पॉइंट का फुट ऑफ द बिल्डिंग से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बताना है ना। तो अभी लिखे थे हम लोग x वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, नहीं तो x में तो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज 4 सेकेंड, दैट इज 80 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखिए, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंच रहा होता है उस समय उसका स्पीड कितना होता है ना। अच्छा, ऑब्वियसली इस मोशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये नहीं कि ग्राउंड पे हिट करने के बाद रुक जाने के बाद स्पीड बताइए 0, नहीं, वहाँ पहुँचते वक्त, तो जब वो ग्राउंड पे पहुँच रहा होता है उस समय उसका स्पीड कितना होगा। तो देखो x वाला वेलोसिटी तो 20 ही रहेगा हमेशा, वो तो 20 ही लिख दिया मैंने, है ना। y में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो y वाला जैसे अभी बात हो रही थी कि √2gh है, तो √2 × g × h इज 80 मीटर्स, 80 है कि नहीं। तो ये हो गया कितना, √2gh 40 मीटर पर सेकेंड,
और ये 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज़ बोल देते हैं, देखो जब हमसे कहा जाता है ना स्पीड बताइए, तो स्पीड का मतलब होता है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। और वेलोसिटी का वेलोसिटी मतलब क्या, एक्स वाली वेलोसिटी की वाई वाली नहीं, नेट वेलोसिटी, है ना। जब कभी आपसे कोई पूछे कि उस चीज़ का स्पीड बताओ, तो उसका नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ना ये पूछ रहा है ना ये पूछ रहा है, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसलिए हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। मतलब कि 40 और 20 का 90 डिग्री पर रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ये चीज़, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20 रूट 5, है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा तो यहाँ स्क्वायर लिखे नहीं, स्क्वायर है 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये तो स्पीड हो गया, 3 पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन के। अब कुछ और बातें पूछते हैं हम इसमें, है ना, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में लिखिए, ऐसे लिखा जाए, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वाज एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। जब ये रास्ते में पूरे हाइट के आधे हाइट पर होगा, उस समय का स्पीड क्या होगा ये बताना है ना। और ऑलवेज जैसा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बोलते हैं आपसे, ज़रूर आप वीडियो को पॉज किया करिए, एक बार ट्राई किया करिए, तब जाके सोल्यूशन देखा करिए, ज़रूर, हमेशा नहीं। चलिए अच्छा हम देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि जब हाफ द मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस समय का स्पीड बताइए, उस समय का उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो हमेशा 20 ही रहने वाली है, जितना इनिशियली था 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक्स में तो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा। वाई में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर्स नीचे आ चुका होगा, बात सही है कि नहीं। तो 40 मीटर नीचे आके उसका वाई वाला वेलोसिटी √2gh अंडर रूट ऑफ 2gh इतना हो चुका होगा, बात सही है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 20√2 इतना मीटर पर सेकेंड हो चुका होगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये वाई वाली वेलोसिटी है, ये एक्स वाली वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और उसी का मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड पूछा है मतलब नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस, 90 डिग्रीज पे रिजल्टेंट लिख रहे हैं ना, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20√2 का स्क्वायर, है ना, दिस विल बी 20√3, ये आंसर होगा। चलिए हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चंस कर लिए ना। चलिए नेक्स्ट लिखा जाए, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल when it was at height 20 meters from the ground, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर था उस समय एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, ये बताना है ना। तो इसमें तो जगह नहीं है, तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया था और कुछ ऐसा मोशन हो रहा था, है ना, ऐसे जा रहा था। चलिए, तो कहा गया कि जब वो ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पर था, यहाँ से जब 20 मीटर हाइट पे था, उस समय उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बना रहा था। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये एंगल पता करना है ना। चलिए अच्छा, तो हम लिखते हैं एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा इनिशियल के बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड।
y वाली वेलोसिटी √2gh जितना नीचे आया, तो यहाँ से 60 मीटर नीचे आ चुका है, यहाँ से 20 तो यहाँ से 60, तो √2 इंटू g इंटू 60 √2gh लिख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 20√3 है ना। ये y वाली वेलोसिटी हो गई, ये एंगल बताना है। अच्छा, ये y वाली वेलोसिटी और x वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट ही नेट वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी, ये एंगल बताना है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये tan थीटा अगर इसका लिखेंगे तो दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है, ये चीज़ 20√3 है, ये चीज़ 20 है, 20√3 अपॉन 20 कर दिया जाए, tan थीटा आ जाएगा 20√3 अपॉन 20, दैट इज √3, tan थीटा इज √3 मतलब थीटा इज 60 डिग्रीज, तो आंसर हो गया 60 डिग्रीज, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये बात हुई। एक और करते हैं, लिखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। लिखा जाए फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। उस समय का स्पीड बताना है जिस समय इसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज बना रहा था। तो जब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज एंगल पर होगा, है ना, ये 45 डिग्रीज एंगल है, थीटा लिख देना, थीटा इज 45 डिग्रीज। तो उस समय का इसका स्पीड कितना है v, ये पता करना है हमें, है ना। तो देखो होता क्या है, हमको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो हमेशा 20 मीटर पर सेकंड रहने वाली है, तो नेट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, इसी का इक्वेशन लिख देते हैं। तो v का cos 45, थीटा इज 45 ना, तो वही लिख रहे हैं, v का cos 45 डिग्रीज शुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो v शुड बी इक्वल टू 20√2, है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया, इतना स्पीड हो गया, यही पूछा गया। और लिख देते हैं, लिखिए फाइंड हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जब उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज पे होगा, उस समय उसका ग्राउंड से हाइट कितना होगा ये बताना है। चलिए, अच्छा, तो हमको पूछा गया है ग्राउंड से हाइट, मतलब कि ये वाला हाइट कुछ h1 नाम दे रहे हैं इसका, और यहाँ से हाइट को कुछ h2 नाम दे रहे हैं, ये वाला चीज़, है ना। इसका मतलब टोटल जो हाइट है वो h1 प्लस h2 दैट इज 80 जो क्वेश्चन में दिया था। तो ये h2 तो आराम से हम बता सकते हैं ना। देखो, अगर ये थीटा 45 डिग्रीज है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 45 डिग्रीज का एंगल है अगर, तो इसका मतलब कि जितना हॉरिजॉन्टल है उतना ही वर्टिकल होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, तब ना रिजल्टेंट 45 डिग्रीज पे आ रहा है। तो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल वेलोसिटी होती कितनी, अगर h2 हाइट नीचे गिर चुका है तो √2gh2 इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, है ना। वर्टिकल में जितना हाइट नीचे गिरता है √2gh, वही तो लिखते हैं, उतना तो वेलोसिटी होता है वर्टिकल वाला, तो √2gh2 इज 20। तो यहाँ से h2 मिल गया, h2 मिल गया तो h1 भी मिल जाएगा, टोटल हाइट में से h2 घटा देंगे, तो स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। 2g मतलब 20, h2 इज इक्वल टू राइट साइड में 20 स्क्वायर, एक 20 कैंसिल, तो इसका मतलब h2 इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब h1 जो बताना है दैट इज इक्वल टू 80 में से h2 को घटा दिए, मतलब कि 60 मीटर, है ना। दिस विल बी द आंसर। चलिए, अच्छा, तो हम लोग आज 5th पॉइंट में इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए किसी पार्टिकल को, तो कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं। 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, अब हम लोग 6th पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो होता यह है कि हम लोग
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में अब बात करेंगे। पाथ का इक्वेशन है ना, इसके बारे में अभी तक हम लोग बात नहीं कर किए थे, आज से करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका जो पाथ है, पाथ फॉलोड है, अगर इधर एक्स डायरेक्शन इधर वाई मान ले तो पाथ का इक्वेशन क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए अच्छा, तो 6th पॉइंट है ना, इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप 6th पॉइंट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख सकते हैं या इक्वेशन ऑफ पाथ लिख सकते हैं। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, है ना। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ऐसे थ्रो किया गया है ना। इसका पाथ का इक्वेशन लिखना चाहते हैं हम। ये x है और ये y है। मान लीजिए इसको u स्पीड से थ्रो किया गया था और ये एंगल थीटा था, है ना। तो जब कभी भी हम लोग देखो पाथ का इक्वेशन लिख रहे होंगे, या ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लिख रहे होंगे, या लोकस का इक्वेशन लिख रहे होंगे। लोकस भी होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, नहीं। जब कभी भी ये सब हम लोग लिख रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसका जनरल किसी पॉइंट पर जब पहुंचा होगा तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन लिख रहे होते हैं, है ना। पाथ का इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब जब किसी x, y पे पहुंचेगा तो उसके x और y में क्या रिलेशन होगा आपस में, वो लिखते हैं। तो बोलते हैं ये पाथ का इक्वेशन है, या लोकस है, या ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पहुँचा और x, y ये कोऑर्डिनेट है ना उस पॉइंट का। तो मान लो t टाइम बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ से थ्रो करने के t टाइम के बाद यहाँ पहुँचा। तो हम लोग देखो एक काम ऐसा कर सकते हैं, x में कहाँ पहुँचा होगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं हम लोग। y में कहाँ पहुँचा होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। और फिर दोनों इक्वेशंस में से टाइम एलिमिनेट करेंगे तो x और y में रिलेशन मिल जाएगा। वही करने जा रहे हैं। देखो t टाइम में अगर हम t टाइम बीता है तो x में कितना आगे पहुंच चुका होगा वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। x इज इक्वल टू, है ना। तो x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो x वाली वेलोसिटी तो है u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है। तो t टाइम में u cos थीटा इंटू टाइम इतना आगे पहुंचा होगा। तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। बड़ा आसान होता है। देखो एक चीज़ ये लिख दिए। सिमिलरली y में कितना ऊपर पहुंचा, y वाला इक्वेशन लिखना है हमें। y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y में तो एक्सेलरेशन भी है, तो इनिशियल y वाली वेलोसिटी इज u साइन थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन हाफ माइनस g, नीचे की तरफ g इंटू टी स्क्वायर। ये हम लोग लिखे थे ना, इनिशियल y वाली वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन y में कितना है। हम लोग एक टेबल बनाए थे ना पिछले क्लास में, उसमें लिखे थे। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दिए। अब दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनमें से t अगर एलिमिनेट कर दें तो x और y में रिलेशन मिल जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं। तो t कैसे, यहाँ से t निकाल लेते हैं, x अपॉन u cos थीटा, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हो जाएगा काम। चलिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, t इज x अपॉन u cos थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा लिख दिए, है ना। और प्लस हाफ, अच्छा ये माइनस यहाँ लिख देते हैं ना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर नीचे लिख दे रहे हैं माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, टाइम इज x अपॉन यू कॉस थीटा, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ऐसा हुआ। अब बस इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। यहाँ से u दोनों में से हटा लेते हैं, साइन अपॉन कॉस को टैन थीटा लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ये लिखा हुआ है g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, x और y में रिलेशन है, जो कि हम लोग को याद भी रखना चाहिए, कभी कभी ये काम आ जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है
वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये u है इनिशियल स्पीड और थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो x और y में ये रिलेशन होगा। अगर हमको बता दिया जाए कि कोई ऐसे पूछे कि जिस समय उसका हाइट इतना है, x में कितना कहाँ पहुँचा होगा, तो आप सीधा हाइट y में है कि जितना पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए, x में कहाँ पहुँचा पता चल जाएगा, सॉरी, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस करके। ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और उसका पाथ का इक्वेशन क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। लिखा जाए, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं कुछ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर ऐसा है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन फाइंड, इसमें क्वेश्चन का पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ना, फाइंड कैपिटल एच कैपिटल आर, क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना। चलिए तो पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, एक बार आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से पता करके देखिए कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये है तो ये दोनों चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आइए और जो हम सोल्यूशन लिख रहे हैं थोड़ा उसको देखिए। चलिए तो अगर ऐसा है तो मेरे पास क्या रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम इसको कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो अभी हम लोग सीखे थे उस वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करें। तो वो इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो x इंटू टैन थीटा था, मतलब जहाँ a लिखा है वहाँ टैन थीटा होना चाहिए था, मतलब टैन थीटा इज a, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ a, एंगल पता चल गया। उस तरह से u पता चल जाएगा b की मदद से, है ना। एक बार चलो वैसे करेंगे नहीं हम लोग, लेकिन हम एक बार आपको बताएं कि अगर वैसे करते तो कैसे करते। देखो y इज इक्वल टू अगर लिखते हैं हम लोग ऐसे एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिखे थे ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो जहाँ ये टैन थीटा होना चाहिए वहाँ a लिखा है ना, तो टैन थीटा इज a, मतलब थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ a, और ये चीज़ की जगह पे b लिखा हुआ है। तो b इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमको पता है, टैन थीटा अगर a है तो कॉस थीटा निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो u आ जाएगा। u मिल गया और थीटा मिल गया तो हाइट और रेंज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व करके आंसर ला ही सकते हैं। लेकिन सिंस हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितनी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन करें और पूरा टाइम उसमें खा जाएं, तो सही भी आंसर लाके आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलो हम एक बार इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है उसको यहाँ लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ था ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये है क्या चीज़, ये पाथ का इक्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट कर दें, ड्रॉ कर दें, तो वही पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, है कि नहीं। तो ये देखो कैसा है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स में देखो सेकेंड डिग्री तक गया है और y में 1 तक गया है, 1 पावर 1 तक गया है। इसका मतलब ये पैराबोला है। पैराबोला को प्लॉट कर लिया जाए, तो पैराबोला को प्लॉट करके देखते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स a माइनस बी एक्स, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे भी y 0 है और x इक्वल टू यहाँ कितना रख सकते हैं, a बाई बी पे भी y 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू a बाई बी पुट करो तो b और b कैंसिल और y 0 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a बाई बी पे y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए।
और ऑल्सो यहाँ पर देखो जो सेकेंड डिग्री का टर्म है ना उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला बनाना है जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a बाई बी पे, ऐसा होगा नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे 0 हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिए और बस आंसर हो गया। कोई कहे कि व्हाट इज द रेंज, यही तो रेंज होता है, x में कितना बड़ा a बाई बी, आंसर है a बाई बी, तो रेंज इज a बाई बी, है ना। उसी तरह से कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब y में कितना ऊपर तक गया, तो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है हमको, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है ये पता करना है। तो सबसे पहले तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका आधा, मतलब कितना a अपॉन 2b, ये अगर a बाई b है तो ये बीच में होगा ना मैक्सिमा, तो इसका आधा a अपॉन 2b हुआ। अब जब x कोऑर्डिनेट इतना है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे बताएंगे, ये है ना x और y में रिलेशन, x कोऑर्डिनेट पुट कर दें, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हाइट है उसका आंसर हो गया a इंटू एक्स, एक्स की जगह पे x कोऑर्डिनेट ये वाला पुट कर दिया इस पॉइंट का, a अपॉन 2b माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर, a अपॉन 2b का स्क्वायर, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर बाई 2b माइनस a स्क्वायर बाई 4b, मतलब कि a स्क्वायर बाई 4b, ये आंसर हो, है ना। तो ये हाइट हो गया, ये रेंज हो गया, ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। चलिए अच्छा, एनीवे तो और एक बात पूछते हैं, चलो इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट था ना ये हाइट और रेंज बताइए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है नीचे की तरफ, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो तरीका वो है ही कि आप इसको कंपेयर कर लें अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके u और थीटा निकाल लें अगर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा बाई जी, एक तरीका तो है ना, हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अच्छा, तो अगर मैक्सिमम हाइट ये है, हम लोग देखो इक्वेशन जो सेकंड पॉइंट लिखे थे, सेकंड नहीं फर्स्ट पॉइंट लिखे थे ना, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला पॉइंट लिखे थे उसमें हम लोग लिखे थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर u वर्टिकल के टर्म्स में लिखें तो 2u वर्टिकल बाई जी होता है। मैक्सिमम हाइट को भी u वर्टिकल के टर्म्स में लिखा जा सकता है, u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका मतलब हाइट अगर हमको पता है तो इससे u वर्टिकल का वैल्यू पता कर सकते हैं, और u वर्टिकल मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u वर्टिकल बाई जी, आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं। इसको हम अगर लिख दें u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ से u वर्टिकल का वैल्यू मिल जाएगा, और u वर्टिकल का वैल्यू मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आंसर लिख देंगे, है ना। लिख रहे हैं, चलो इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ से u वर्टिकल विल बी इक्वल टू 2g, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल कर लें तो जाएगा a स्क्वायर g बाई 2b, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ g बाई 2b, ऐसा कुछ आ रहा है ना, हाँ g अपॉन 2b। चलो u वर्टिकल मिल गया तो सीधा आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स u वर्टिकल बाई g, दैट इज इक्वल टू 2 बाई g इंटू यू वर्टिकल, मतलब कि a रूट g अपॉन 2b, है कि नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक चाहें तो एक 2 और एक g कैंसिल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन g इंटू b, है ना। ये एक रूट g कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ कि अगर ट्रैजेक्ट्री यानी कि पाथ का इक्वेशन पता हो तो हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग जो पॉइंट्स लिख रहे थे 6th पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सब हम हटा लेते हैं पहले।
चलिए तो देखो होता ये है कि एक पॉइंट बताते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन अलग डिस्कस कर ले रहे हैं, वाई वाला मोशन अलग डिस्कस कर ले रहे हैं, और फिर दोनों को मिला के फाइनल जो भी आंसर है वो बता दे रहे हैं, है ना। ऐसा कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये दोनों मोशन आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। वाई वाला मोशन अपना अलग चल रहा है, एक्स वाला अलग चल रहा है, दोनों को मिला के जो भी हो रहा है वो फाइनल आंसर हम बता दे रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाए, तो उससे वर्टिकल वाले मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंसेस से वर्टिकल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस बात पर बेस करके क्वेश्चंस होते हैं। देखो हम पहले तो एक एग्जांपल से बताते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ग्राउंड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए और ऐसे जाने वाला था, वो ये उसका पाथ होने वाला था, है ना। और कोई कहे कि नहीं यहाँ पर एक दीवार थी और ये जाके यहाँ से दीवार से टकरा के वापस आ गया, है ना। तो दीवार से टकरा के जब वापस आएगा तो इधर कहीं आके गिरेगा, इधर नहीं जाएगा, इधर आके गिरेगा, है ना। तो इधर जाने वाला था लेकिन नहीं गया, दीवार से टकरा के वापस आ गया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कोई कहे कि दीवार ने इस पार्टिकल पे अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगाया होगा, नहीं। जब ये टकराएगा तो दीवार इस पार्टिकल को इधर ढकेलेगा, तो दीवार ने पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया बस, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ऐसा ले रहे हैं, स्मूथ है सब। तो दीवार ने जब पार्टिकल पे फोर्स लगाया होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया होगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ चेंज ला दिया मैंने। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता था, अगर ये दीवार नहीं होता तो इस मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दीवार ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया यहाँ पर जब टकराया ये उस समय। तो इससे इस वजह से हॉरिजॉन्टल वाला मोशन में फर्क पड़ गया, है ना। जाके यहाँ गिरने वाला था लेकिन एक्स में यहाँ ना गिर के एक्स में यहाँ गिरा, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन में फर्क पड़ गया। लेकिन सिंस देयर इज नो एडिशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, दीवार ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एडिशनल फोर्स नहीं, तो दीवार ने वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगाया, या किसी ने भी बाहर से बस जो हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले होता था अभी भी वही है। अगर दीवार नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी था, अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी था, अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी ही है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एडिशनल नया कोई फोर्स नहीं आ गया, इसलिए वर्टिकल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन से ही डिसाइड होता था, याद आ रहा है, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। और हाइट भी, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये दोनों ही वर्टिकल मोशन से डिसाइड होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस दीवार के आ जाने से सिंस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नई बात नहीं हो गई, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना हाइट जाने वाला था उतना ही हाइट जाएगा, और जितना टाइम लगाने वाला था नीचे तक आने में उतना ही टाइम लगाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही होगा। ठीक बात है। तो ये पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। पहले वो पॉइंट लिखा जाएगा और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखा जाएगा। चलिए पॉइंट लिखिए नोट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, एनी हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस will not affect the vertical motion, है ना। कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं करता है, उस पर असर नहीं डालता है। तो आपने लिखा एनी हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस विल नॉट अफेक्ट वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखा जाए इसी लाइन में, therefore time of flight and maximum height will not change।
टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज कर जाएगा? रेंज चेंज कर जाएगा। एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस है तो एक्स में डिस्टर्बेंस है तो एक्स का रेंज जो होने वाला था वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात पे बेस करके क्वेश्चन करते हैं एक। चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसका पाथ कैसे होने वाला है? सीधे जाएगा और सीधे वापस यहीं पे गिरेगा। कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u वर्टिकल बाई जी, u वर्टिकल इज 20, तो 2 इंटू 20/10 तो कितना हुआ? 4 सेकेंड, है ना। u बाई जी जाना, u बाई जी आना, 4 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर तक जाएगा, तो u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, तो 20 स्क्वायर अपॉन 20 दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर हाइट तक जाएगा। कोई कहेगी व्हाट इज द रेंज, तो रेंज इज 0 क्योंकि यहीं पे आके वापस गिर जाएगा, x में तो गया ही नहीं, रेंज इज 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में कोई कहे कि किसी तरीके से इस पार्टिकल को x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। अच्छा कैसे करेंगे उस पर अभी नहीं सोचते हैं, वो सब बहुत से तरीके हैं, आपको सिखाया जाएगा फिजिक्स में ही, आपके 11-12 के सिलेबस में आएगा, आगे चल के देखा जाएगा। नहीं, उस पर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग, इस पर ध्यान दे रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि इसको x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दे दिए। कितना दिए? क्वेश्चन में लिखा है कि इसको x डायरेक्शन में मान लेते हैं यहाँ पे इतना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिए। तो पहले तो कि कैसा मोशन होगा, क्या यहीं पे आके गिरेगा? नहीं। अब जैसे जैसे इसको ऊपर उछाल के छोड़ेंगे x डायरेक्शन में भी अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो आगे चला जाएगा, आगे भी तो जाएगा, मतलब अब रेंज 0 नहीं होगा। लेकिन कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अभी हम लोग डिसाइड किए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एडिशनल एक्सेलरेशन दे दिए, पूरे मोशन में दे दिए, है ना। अच्छा ऐसे कहने का मतलब समझते हैं पहले, है ना। जब हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन दे दिए, तो मतलब क्या, इसके पूरे मोशन में x डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि झटका लगा के बस छोड़ दिए, नहीं, पूरे मोशन में इतना एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट लाए थे बिना इसके वही आंसर होगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस रेंज ही तो बदल गया, है ना। चलिए अच्छा सॉल्व करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन लिख देते हैं। ऐसा एक डायग्राम है क्वेश्चन का, ये डायग्राम बना लीजिए और क्वेश्चन लिखा जाए। इफ ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is imparted to the particle, then find, क्वेश्चन का पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, पहले तो यही लिखा जाए। हाँ चलिए, क्वेश्चन का पहला पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बताने जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल वेलोसिटी से लिखना होता है, तो 2 इंटू यू वर्टिकल बाई जी 4 सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट ये t है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, और मैक्सिमम हाइट होता है u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, तो u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी दैट इज 20 मीटर। ये हो गया। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में लिखिए फाइंड रेंज, है ना, कितना दूर जाके गिरा। तो रेंज के लिए अब हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते जो अभी तक लिखते थे, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जो लिखते थे, अब नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रेंज बदल चुका है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पहले तो नहीं होता था एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो रेंज के लिए वो फॉर्मूला अब नहीं होगा। तो अब कैसे करें? तो अब वापस आते हैं इक्वेशन में। क्या x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो हाँ देखो कांस्टेंट तो है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका डायरेक्शन भी इधर एक कांस्टेंट है ना। x डायरेक्शन वाला अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन में वो चारों इक्वेशंस हम लोग जो पहले लिखते थे वो यूज कर सकते हैं, है ना। उनमें से कौन से इक्वेशन की जरूरत है? हमें x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन यूज किया जाए, हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज किया जाए तो इससे रेंज मिलेगा। कितना हो जाएगा? x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हमने इसको वर्टिकली फेंका था, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे के चलाया था, x में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिए थे,
इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 0 थी। तो ux इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ x में एक्सेलरेशन इज 2 और टाइम हम लोग यहाँ लिखे हैं 4 सेकेंड, तो दिस इज इक्वल टू 16 मीटर, है ना। तो ये हो गया उसका रेंज। अच्छा, इसी क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, लेकिन नहीं, पहले हम ऐसा करेंगे, इसका पाथ ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं, इसका पाथ कैसा होगा, है ना। इसको भी एक क्वेश्चन समझिए, इसका पाथ ड्रॉ करना है। एक बार आप अपने से कॉपी में इसका पाथ ड्रॉ करके देखिए, अपने आप को समझाइए कि कैसा होना चाहिए पाथ, फिर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसको देखिएगा। चलिए अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि ये ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया गया, है ना, और इसका पाथ ड्रॉ करना चाहते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अच्छा देखते हैं, क्या इसका पाथ ऐसा होने वाला है, क्या ऐसे जाए फिर आगे की तरफ चला जाए? नहीं ना, इसका कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे बना के देख रहे हैं कि ऐसा अगर किसी के मन में आया हो तो उसको बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है कि सीधा जाएगा, शुरू से ही इसको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा तो आगे बढ़ना शुरू कर देगा ना शुरू से, तो सीधा तो नहीं जाएगा। कोई कहे कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पैराबोला बना देते हैं, ऐसा पाथ हो गया, है ना। ये थोड़ा ठीक है पहले से, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें एक और बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है कि अगर यहाँ से बना रहे हैं तो कुछ इस शेप का होता है। इन दोनों में अंतर है ना। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये वाला मैंने अगर ये रेंज का बीच वाला ये मैक्सिमम हाइट है, अगर यहाँ से लाइन बना दें तो इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिकल बना हुआ है, और यहाँ पर ये है मैक्सिमम हाइट, अगर तो इधर कम दूरी है और इधर ज़्यादा दूरी है, सिमेट्रिकल नहीं है ना। और ये सही है। होता क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्स वाली वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी। इनिशियली एक्स वाली वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अच्छा ये बताओ इसको यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा होगा? तो u वर्टिकल बाई जी, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से अगर थ्रो किए हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो जाने में समय लगा होगा 2 सेकेंड और लौटने में भी समय लगा होगा 2 सेकेंड, है ना। कह रहे थे ना कि y वाला मोशन जब डिस्कस करेंगे तो x वाला भूल जाएंगे। सिर्फ y वाला अगर सोचो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया तो जाने में समय 2 सेकेंड, आने में समय 2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 2 सेकेंड लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 2 ही सेकेंड लगा होगा। लेकिन पहले 2 सेकेंड्स में x में कम दूरी बढ़ पाया होगा, एक्सीलरेट करा ना x में, पहले वेलोसिटी x में कम थी तो कम दूरी बढ़ा पहले 2 सेकेंड में, बाद में x वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो गई थी तो अगले 2 सेकेंड में ज़्यादा दूरी बढ़ गया, है कि नहीं। तो कुछ इस तरह का होगा। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दिख रहा है कि पहले 2 सेकेंड में जितना बढ़ा अगले 2 सेकेंड में उतना ही बढ़ा x में, जो कि गलत है। x में एक्सेलरेशन है ना, तो ये ऐसा नहीं बनेगा। ये वाला हटा देते हैं, ये आंसर सही है, ऐसा होगा, है ना। एनीवे, तो हम अभी इमेजिन कर रहे थे कि पाथ कैसा होगा। चलिए अच्छा, इसी में एक पार्ट और करते हैं। लिखा जाए इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल शुड बी थ्रोन सो दैट इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, वापस आ जाए अपने इनिशियल पोजीशन पर। उसके लिए किधर की तरफ थ्रो करना चाहिए, है ना। चलिए एक बार हम ड्रॉ करके दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो किधर की तरफ थ्रो करें कि वापस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, जहाँ से थ्रो किए थे वहीं वापस आके गिर जाए।
इधर थ्रो किए थे हम लोग ऊपर की तरफ पिछली बार, आगे जाके गिरा था, एक्स में एक्सेलरेशन है, तो ज़रूर हमको कुछ ऐसे थ्रो करना चाहिए, नहीं ऐसे थ्रो करना चाहिए ताकि वापस आके यहीं गिर जाए। सही बात है कि नहीं? अच्छा, जब हम चाहते हैं कि वापस आके यहीं गिर जाए तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर से उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। अगर मतलब इसको अगर ओरिजिन ले लें तो उसका ओरिजिन पे आके गिर जाना चाहिए, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो जाना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स शुड बी 0। वाई वाला डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही रहा है, ग्राउंड पे तो पहुंचना ही है, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए, तब ना कहेंगे कि वापस वहीं पहुंच गया। बात सही है। अब एक्स में एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो हमको वेलोसिटी पीछे की तरफ देना चाहिए, एक्स वाली वेलोसिटी, ताकि ये वापस यहीं पहुंच जाए, है ना। तो पता करना है किस डायरेक्शन में थ्रो करना है, तो एंगल हमने कुछ मान लिया, मान लेते हैं कि ऐसे थ्रो कर रहे हैं, है ना। एंगल हम लोग मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है ना, तो हम बता दें ये थीटा निकाल लेते हैं तो आंसर पता चल जाएगा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाला मोशन डिस्कस कर लेते हैं, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट को 0 से इक्वेट कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि x में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, और x वाले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम चाहते हैं ये चीज़ 0 हो जाए, है ना। कितने स्पीड से थ्रो किए थे, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए थे। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमको यहाँ पे पुट करने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से निकाल लिया जाए यहाँ पर। तो ये अगर थीटा है तो इधर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी कितना हुआ, 20 साइन थीटा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स u वर्टिकल, मतलब 20 साइन थीटा बाई जी का मतलब 10, है ना। 20 साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गया, 2u वर्टिकल बाई जी लिखा हुआ है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो गया 4 साइन थीटा। इतना टाइम लगने वाला है, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 cos थीटा, और पीछे की तरफ इधर पॉजिटिव x लिए है ना, तो पीछे की तरफ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो -20 cos थीटा लिख दिए। अच्छा, यहाँ राइट साइड में 0 है तो इसमें से और इसमें से एक t लेके हटा सकते हैं ना, कॉमन लेके, 0 है तो ये चीज़ 0 होना चाहिए। तो 20 cos थीटा ux हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन आगे की तरफ है 2, तो 2 हो गया, और एक t यहाँ पर है मतलब 4 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया, यहाँ से 2 हटा लेते हैं, 4 साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, तो 20 cos थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, है ना। ये आंसर हो गया, मतलब इधर से एंगल बता दिए तो आंसर हो ही गया। कोई चाहे इधर से पता करना चाहे तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। tan थीटा इज 5, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5, है ना। ये आंसर हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये करें आंसर पहुंचाने के लिए, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इस डायग्राम को देख के सीधा आंसर लिख सकते थे कि किधर थ्रो किया जाए कि यहीं पहुंचे, फाइनली यहीं पहुंच जाए, है ना। देखो कैसे सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इसका पाथ इमेजिन किया जाए कि इसका पाथ फॉलोड कैसा होगा। हम ये सब हटा रहे हैं और इसका पाथ इमेजिन करने जा रहे हैं। ये आंसर हम लोग यहाँ से एंगल 5 लाए थे ना, उसको ध्यान रखा जाएगा, बाद में वही आंसर आना चाहिए। चलिए इसका पहले पाथ इमेजिन किया जाए। हमने इसको थ्रो किया और हम चाहते हैं कि ये वापस यहीं पर आ जाए, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं इधर की तरफ और यहीं पर आ जाए, तो पाथ फॉलोड कैसा होगा। हम चाहते हैं कि ज़रूर आप एक बार कॉपी में खुद से इसको सोचें, ड्रॉ करें, कोशिश करें इसका पाथ ड्रॉ करने की। कैसा आप लोग ड्रॉ करते हैं, फिर हम जब यहाँ बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, है ना। चलिए इसका पाथ अगर हम सोचें कैसा होना चाहिए, इधर की तरफ थ्रो किए थे, तो कोई सोचे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे जाए और इसको वहीं वापस यहीं आना है तो घूम के ऐसा आ जाए, है ना। इधर से जाए और घूम के ऐसा आ जाए, या इधर से या ऐसा जाए और घूम के ऐसा आ जाए, है ना। इधर से या इधर से ऐसा कुछ आ जाए, तो आंसर इज कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई कहे कि ऐसे जाके ऐसे आ जाए, वो भी नहीं हो सकता।
तो ये पाथ और ये पाथ और ये पाथ ये सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों कह रहे हैं कि गलत है? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि इस पार्टिकल का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब नेट एक्सेलरेशन इसका जो भी है अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज ए कांस्टेंट, है ना। इसका नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम लोग सीखते आए हैं पहले से कि अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ दो ही होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, तीसरा कोई पाथ नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ जो बना है ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना पैराबोला है। पैराबोला क्लोज्ड कर्व नहीं है, पैराबोला एक ओपन कर्व है ना। क्लोज कर्व कौन से होते हैं? जैसे कि सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है, इलिप्स क्लोज्ड कर्व है। पैराबोला तो खुलता है, ओपन होता है, वो क्लोज थोड़ी होता है। तो ये तो जाके क्लोज हो जा रहा है, ये पैराबोला तो है नहीं, ना तो स्ट्रेट लाइन है। ये भी पैराबोला नहीं भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये भी ना पैराबोला ना स्ट्रेट लाइन है। तो ये तीनों पाथ हो ही नहीं सकते, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब बारी है पैराबोला की। देखा जाए क्या पाथ पैराबोला हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमको इनिशियल पॉइंट पे वापस आना है तो पैराबोला बना के तो वापस नहीं आ सकते। पैराबोला तो ओपन कर्व होता है, तो ओपन कर्व बना के वापस कैसे आएंगे यहाँ पर? तो पैराबोला बना के वापस नहीं आ सकते। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हो या पैराबोला बना सकते हो। पैराबोला बना के वापस नहीं आ सकते, इसका मतलब अगर वापस यहीं आना है तो पाथ को स्ट्रेट लाइन ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, मतलब कैसा? जिधर आप मान लीजिए ऐसे थ्रो किए थे आप, तो इसको सीधा इसी रास्ते पे जाना होगा और इसी रास्ते वापस आ जाना होगा, यहाँ पे गिरना होगा, है ना। अगर यहाँ वापस आना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, स्ट्रेट लाइन, है ना। पहले तो फिर से हम एक बात बोलें आपसे कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। पैराबोला नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोला बना के तो वापस कैसे आएंगे? वापस आने के लिए तो स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। जैसे सीधा फेंकते तो सीधा वापस आते थे ना, अब इधर फेंकना पड़ेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो कुछ ऐसे फेंकना होगा और ये वापस यहीं आना चाहिए। ऑल्सो हम लोग ये भी बात किए थे शुरू में कि पाथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पाथ दो होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, और कब स्ट्रेट लाइन होता है और कब पैराबोला होता है ये भी बात किए थे हम लोग, है ना। स्ट्रेट लाइन कब होता था? या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, जो कि नहीं है, थ्रो कर रहे हैं हम, या इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कोलिनियर हो। तो दूसरा ऑप्शन होगा ये, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, जीरो तो नहीं है। इसका मतलब कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होना है तो इनिशियल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के कोलिनियर होना पड़ेगा। कोलिनियर मतलब उसी लाइन के लॉन्ग, ये नेट एक्सेलरेशन के लाइन के लॉन्ग कोलिनियर होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? ऐसा, और उसी के उल्टे डायरेक्शन में ये होना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ है तो उसी के उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी पड़ेगी, तभी पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है और तभी ये वापस यहाँ आ सकता है ना। चलिए, अच्छा, तो कोई कहे कि हमको बताना था कौन सा, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, है ना। ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो यही चीज़ तो यहाँ बना हुआ है ना, तो ये थीटा होगा। तो tan ऑफ दिस एंगल इज दिस अपॉन दिस, 10 है ये, 10 अपॉन 2 मतलब 5, tan थीटा इज 5, आंसर हो गया, है ना। बस सीधा आंसर लिख दिए विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई इक्वेशन नहीं लिखे, कोई कैलकुलेशन नहीं किए, ड्रॉ करके देख लिए किधर प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि वापस यहाँ आए, आंसर आ गया, tan थीटा इज 5, है ना, ये आंसर है। चलिए, अच्छा, तो और वैरायटी है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं।